नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत बताया है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अंतरिम व्यापार ढांचे को ऐतिहासिक कदम बताया। कहा कि यह समझौता मेक इन इंडिया अभियान को निर्णायक बढ़ावा देगा, भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करेगा और किसानों, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका की भी रक्षा करेगा। भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को लेकर सीएम योगी ने साझेदारी को सराहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात कही गई। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते होने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस तरह के व्यापार समझौते की पहल कर चुके थे। अब डील होना भारत के लिए बहुत सुखद समाचार होगा और केशव प्रसाद मौर्य ने इस डील की सफलता के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की है, देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत के आर्थिक हित मजबूत होंगे और दोनों देशों के व्यापार संबंध और बेहतर होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 से देश में सरकार बनी है, तब से 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। यूरोपीय यूनियन सहित कई प्रमुख देशों के साथ ओपन ट्रेड डील पहले ही हो चुकी है। अमेरिका के साथ जो गतिरोध आया था, उस गतिरोध का अंत होना, 50% टैरिफ को हटा करके 18% किया जाना और जो भारत के किसानों के, दुग्ध उत्पादकों के हितों का ध्यान रखते हुए मतलब यह ट्रेड डील करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही विचार व्यक्त किया था और उसका उसी अनुरूप होना यह भारत के लिए बहुत सुखद समाचार है। मैं इस ट्रेड डील की सफलता के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत की प्रगति जो हो रही है, इसके लिए देशवासियों को बधाई देता हूं और जो भी इस ट्रेड डील के हो जाने के बाद कारोबार से जुड़ेंगे, हमारे युवा हों, हमारे उद्यमी हों, हमारे किसान हों, उन सब के लिए बहुत बड़े अवसर जो प्राप्त हो रहे हैं, इसकी भी मैं बहुत बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत इसी प्रकार से और भी देशों के साथ ये ओपन ट्रेड डील सहित व्यापारिक समझौते करते हुए आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी हम स्थापित होंगे, हमारा ऐसा विश्वास है। केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स को आदेश दिया है कि वेब सीरीज घूसखोर पंडित का टीजर जो है उससे जुड़े सभी कंटेंट तुरंत हटाए जाएं और ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि इस शो को किसी भी बताते चले आपको कि ये कदम किस लिए उठाया गया है, इसकी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला माना जा रहा है और इसके साथ ही ब्राह्मण समाज ने कई दिनों से इस वेब सीरीज के विरोध में प्रदर्शन किया था और सरकार से कार्रवाई की मांग की थी। अधिकारियों ने कहा है कि भारत में किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना स्वीकार्य नहीं है। नेटफ्लिक्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवश्यक कदम उठाएं और कंटेंट हटा दें। एफआईआर में क्या हुआ है, फिल्म के डायरेक्टर और टीम पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं और धार्मिक भावनाएं भड़काने का भी आरोप है। तो आपको बता रहे हैं एफआईआर में आखिरकार हुआ क्या है। तो जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है और इसके साथ ही फिल्म के डायरेक्टर और टीम पर एफआईआर, धार्मिक भावनाएं भड़काने का भी आरोप लगाया गया है, जिसके चलते ये बवाल देखने को मिल रहा है और जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी इस पर आरोप लगा है। घूसखोर पंडित विवाद पर नीरज पांडे की सफाई भी सामने आ चुकी है और उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म एक काल्पनिक ड्रामा है। काल्पनिक पात्र के लिए पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया है।
घूसखोर पंडित विवाद पर नीरज पांडे की सफाई साफ तौर पर देखने को मिली। तो डायरेक्टर ने सफाई भी दी है, हमारी फिल्म एक काल्पनिक ड्रामा है, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके साथ ही काल्पनिक पात्र के लिए पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा डायरेक्टर की सफाई सामने आई है। तो घूसखोर पंडित विवाद साफ तौर पर देखने को मिला। ओटीटी और नेटफ्लिक्स विभाग पर घूसखोर बजट के नाम से एक फिल्म के प्रदर्शन की घोषणा की गई। पूरे देश के ब्राह्मण समाज में इसको लेकर के बहुत ही बेदरता थी। सब लोग अपने आप को कष्ट में महसूस कर रहे थे, मानसिक कष्ट था। भारत सरकार को मेरे द्वारा अनुरोध किया गया। भारत सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए ओटीटी के सभी प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है, कृपया ऐसे नामों को उपयोग में न लाएं, तत्काल इनको हटाएं और भविष्य में भी इस प्रकार के नामों का उपयोग न करें जहां सामाजिक विद्वेष पनपता हो या किसी समाज विशेष को इंगित करते हुए कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती है। भारत सरकार ने भविष्य के लिए निर्देश दिए हैं और इसको तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। मैं भारत सरकार का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़ा निर्णय लेकर ब्राह्मण समाज को मदद करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सहारनपुर में आईटी विभाग के मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने सर्किट हाउस में अधिकारियों से मुलाकात के बाद प्रेस वार्ता की। इस दौरान ही उन्होंने 2026 के केंद्रीय बजट पर विस्तार से चर्चा की है। मंत्री ने बताया है कि बजट में युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयों की उपलब्धता भी बढ़ाई जाएगी। समाज के हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट में व्यवस्था की गई है। किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, उद्यमी हो, कोई भी हो, सबके लिए अलग अलग पृथक पृथक व्यवस्थाएं की गई हैं और जिससे सबको लाभ मिले। दवाइयों पे आपने कहा कि बजट जो है बढ़िया बनाया गया दवाइयों पर। सहारनपुर जैसे शहर में चिकित्सक ही नहीं है, हार्ट का चिकित्सक नहीं है, यहाँ पे न्यूरो का नहीं है, इसके लिए फिर वो क्या कहाँ से दवाई? अब हम बताते हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं, एक समस्या है, लेकिन ये समस्या चिकित्सक तो जब ही हो मिलेगा ना जब वो पढ़ करके डॉक्टर आएंगे। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। हमने गुणात्मक वृद्धि की है एमबीबीएस की सीटों में। अब जब ये लोग डॉक्टर पढ़ करके आएंगे तब डॉक्टर मिलेंगे। जब डॉक्टर्स की सीट कम थी, पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, जिस कारण से हमारे पास जनसंख्या की तुलना में उतने डॉक्टर नहीं है। ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ का चुनाव संपन्न होने के बाद आज शपथ समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर ही सूचना विभाग के निर्देशक विशाल सिंह ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। निर्देशक विशाल सिंह ने कहा कि सूचना विभाग के अधिकारी कर्मचारी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। उनका दायित्व है कि वे प्रदेश सरकार की नीतियों, निर्णय और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाए। इस अवसर पर अध्यक्ष पद की शपथ कपिल सिंह ने ली, जबकि निखिल मिश्रा को उपाध्यक्ष और शुभम चौधरी को संगठन महामंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। आज सूचना विभाग के जो हमारे निदेशालय है, सूचना निदेशालय के जो मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हैं, उनके संघ का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव को कराने के लिए चुनाव अधिकारी के रूप में श्री अमित का चुनाव किया गया था और इन्होंने चुनाव कराया और सहायक चुनाव अधिकारी वो भी अमित कुमार शुक्ला थे। चुनाव संपन्न होने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ और मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ जो है उनका एक चयन हो चुका है। चयन के बाद आज शपथ ग्रहण किया गया। इसमें श्री कपिल कुमार जो हैं वो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं निर्विरोध और उपाध्यक्ष के पद पर 2 लोग हैं, निखिल मिश्रा और शशांक शेखर शुक्ल, और महामंत्री हैं राजकुमार जी, संयुक्त मंत्री हैं ब्रजमोहन पांडे और संगठन मंत्री हैं शुभम चौहान और प्रचार मंत्री हैं शिवशंकर पांडे, कोषाध्यक्ष हैं सलीम अंसारी और ऑडिटर है उमेश कुमार। इसके अतिरिक्त 6 सदस्य के रूप में भी मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ में लोग
निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और आज इस निर्वाचन के शपथ ग्रहण के उपरांत मुझे पूरी आशा है कि जो संघ बना है, इस संघ के जो पदाधिकारीगण हैं, वो आपस में एक समन्वय के साथ कार्य करेंगे और पूरे कार्यालय के सभी कर्मचारियों के जो हित हैं, उनका भी ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ जो विभागीय हित हैं, उनका सर्वोपरि उनको रखते हुए आपस में एक-दूसरे के साथ समन्वय बनाकर एक अच्छा कार्य का माहौल बनाएँगे और हमारे जो लक्ष्य हैं विभाग के और निदेशालय के, उसको भी प्राप्त करने में सहयोग देंगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिनिधि बनाए गए, इसमें 15 लोगों में कोई एक केवल महिला है, व्हेयरएज़ संख्या और है, तो मुझे लगता है कि शायद मातृशक्ति को सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि एक बैलेंस ऑफ जेंडर है, वो भी हमारे संघ में बना रहे, ताकि दूसरे का ख्याल रख सकें। थैंक यू। लोगों को फिर बहुत ज़्यादा उस हिसाब से बढ़ जाती हैं और निरोध मैं लगातार नहीं हूँ, दूसरी बार हूँ। लगातार जब तीसरी बार हो जाऊँगा तब इस सब का उपयोग किया जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा संघ के माध्यम से जितने भी हमारे कर्मचारी साथी हैं उनको किसी भी प्रकार की इस कार्यालय में कोई समस्या ना हो, उनके जो कर्तव्य हैं और सारी चीज़ों को समझूँ, संघ को भी आगे बढ़ाऊँ, साथ-साथ विभाग को भी आगे बढ़ा के ले जाने का कार्य करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वर्तमान में भी ऐसा नहीं मेरे 6 सदस्य होते हैं संघ में, जिसमें से एक महिला राशि सक्सेना जी वर्तमान में हैं। साथ ही हम लोगों ने अभी-अभी शोभा चौधरी जी जो हमारी प्रशासनिक अधिकारी हैं विज्ञापन की उनको भी नामित किया है और अगले चुनाव में पूरी कोशिश की जाएगी कि महिलाओं को भी कम से कम मतलब चाहे चुनाव के माध्यम से वो आगे आएँ और अगर उनका सुझाव होगा कि नहीं हमें निर्विरोध रखा जाए या आरक्षित किया जाए तो उस पर भी विचार किया जाएगा। थैंक यू। चंदौली में आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर विवादित बयान दिया है। संजय सिंह ने कहा है कि संसद में प्रधानमंत्री ट्रोल की तरह भाषण देते हैं और इसके साथ ही देश को ऐसा पीएम नहीं चाहिए। सांसद ने अमेरिका से हुई ट्रेड डील को किसानों के लिए डेथ वारंट बताते हुए कहा कि इससे कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान होगा और इसके अलावा अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीद पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि इससे देश को करीब 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अब जिले के लोगों ने, हमारे साथियों ने कहा कि अब हम लोगों को एक एक दिन का कार्यक्रम अपने अपने जिले में दे लीजिए। तो 3 ऐसे जिले हैं जिसमें अभी कार्यक्रम हमारे तय हुए हैं। ये उन 8 चरणों में यात्रा नहीं है, लेकिन कुछ जिलों में हम लोग अलग से यात्रा कर रहे हैं। इसमें भी मुद्दा यही है, रोजगार दो वरना 10,000 दो। नौजवान जो 18 साल से ऊपर का बेरोजगार है उसको रोजगार दीजिए, वरना हर महीने 10,000 रुपए दीजिए और बदले में उससे कोई भी 2 घंटे सरकारी काम लीजिए। तो ये हमारी मांग है। दूसरा मुद्दा है सामाजिक न्याय का। आज जिस प्रकार से भेदभाव फैलाया जा रहा है समाज में, जिस प्रकार से जहर फैलाया जा रहा है दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, हम चाहते हैं एक समरसता का समाज बने। ये गांधी का देश है, महात्मा गौतम बुद्ध का देश है, तो यहाँ पर आप नफरत ना फैलाएं, समाज को बांटने का काम मत कीजिए, बुलडोजर की राजनीति बंद कीजिए, भेदभाव फैलाना बंद कीजिए। तो ये आरक्षण में भी जो घपला घोटाला हो रहा है वो भी बंद कीजिए। तो इसलिए भी हमारी दूसरी मांग ये है कि सामाजिक न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, पप्पू यादव का आप अगर पिछले कुछ सालों में काम देखेंगे, वो चाहे कोरोना के समय में हो या फिर जो बाढ़ के समय में उन्होंने काम किया, तो लोगों के बीच में, खासतौर से गरीब लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय नेता हैं और सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। तो जो भी बोलने वाला आदमी है वो इनको पसंद नहीं है, उसको पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ 2027 विधानसभा चुनाव और एसआईटी मामलों पर बैठक की है। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और प्रेस वार्ता की। डिंपल यादव ने बीजेपी पर हमला किया और कहा जनता ने उन्हें कम वोट दिए, इसलिए एसआईटी प्रक्रिया चल रही है। उनका कहना है कि बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की नहीं चाहती और समाज में विभाजन फैलाने की कोशिश में लगी रहती है। सांसद ने बजट पर सवाल उठाए और कहा कि मध्यम वर्ग के लोग जो हैं उसके
लिए भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पंडित पर भी चर्चा की है। क्या दिशा निर्देश यही कहा है कि बूथों को मजबूत करिए और डिलीट वोटर जो साजिश के तहत डिलीट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होकर सभी प्रक्रियाओं को कराना चाहिए। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। इसीलिए हमने एक मीटिंग बनाई थी और लोगों को नए वोटर्स बनाने के लिए और जो डिलीटेड वोटर्स हैं और जो वोटर्स आने वाले टाइम पे जो डिलीट करेंगे क्योंकि एक में ममता बनर्जी और चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती है, समाजवादी पार्टी को साथ देगी? पूरा सहयोग देंगे। मुझे लगता है पूरा अपोजिशन इसका सहयोग देगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से जो एक संवैधानिक ढांचा है हमारे देश का उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का काम किया है। केंद्रीय बजट पेश हुआ है, उसको लेकर के बजट सेशन चल रहा है और बजट पर चर्चा होगी। मंडे से है चर्चा में और जो बजट है मैं समझती हूँ बजट में कुछ भी क्योंकि अभी सरकार वाला चुनाव नहीं था, सरकार बनाने वाला, तो किसी भी तरह का बजट में कोई भी वेलकमिंग डिसीजन नहीं दिखा है सरकार की तरफ से। मध्य वर्ग मिशन लॉन्च। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां पर बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रशासन ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस और नगर पालिका की टीम ने कोतवाली नगर और कोतवाली नानपारा क्षेत्र की कबाब चली गली में 6 दुकानों पर छापेमारी की और छापेमारी में दुकानों पर चाइनीज मांझा नहीं मिला और दुकानदारों को इसे न बेचने की सख्त चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि यदि कहीं कोई चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है तो तुरंत ही पुलिस को सूचित करें। बहराइच एसपी रामनयन सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी में तैनात प्रभारी दरोगा आरक्षी सभी को ही लाइन हाजिर किया गया है। ये टीम लगातार विवादों में रही और जांच में दोषी पाए जाने के बाद सभी पर कार्रवाई हुई। एसपी ने पूरी एसओजी को भंग कर दिया और इस कदम से जिले में हड़कंप मच गया है। पुलिस प्रशासन ने कहा कि नियम और अनुशासन का पालन सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कड़ा कदम उठाया है। भोजीपुरा टोल प्लाजा के पास में घनघोरा पिपरिया गांव में ग्राम समाज की करीब 300 वर्ग गज जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को ही ध्वस्त कर दिया गया है। मस्जिद पक्ष अदालत में मुकदमा हार गया था और जिसके बाद जिला प्रशासन ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए ये कार्रवाई की है और किसी भी हंगामे की आशंका को देखते हुए पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई थानों की फोर्स भी मौके पर तैनात की गई है। भीम आर्मी के कुछ नेता मौके पर पहुंचे लेकिन पुलिस ने उन्हें सख्त हिदायत देकर वापस लौटाया। आगरा से खबर है, जहां पर चोरी की घटना का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 6,56,000 रुपए और इसके साथ ही चोरी में इस्तेमाल औजार और 2 बाइक बरामद की गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि राहुल पहले से ही दुकान में काम करता था और उसे पता था कि कब और कितने पैसे दुकान में रखे जाते हैं। इस जानकारी का फायदा उठाकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। मामले की आगे की जाँच भी की जा रही है। थोड़ा सा ले दिनांक 31 और 1 की रात में चोरी हुई थी। व्यापारी हैं, उनके यहाँ चोरी की घटना हुई थी। बताया कि शॉप है जो उनका प्रमाइस है, वहाँ और तत्काल पुलिस उसमें मौके पे पहुंची। बाद वहाँ पे आसपास के सीसीटीवी कैमरे और उसके बेसिस पे जब वहाँ पे सीडीआर डंप और बाकी चीजें 4 लोग गिरफ्तार किए हैं जिनके नाम और राहुल है। इसमें लगभग 6,57,500 रुपए की बरामदगी हो गई है।
2 मोटरसाइकिल जिसमें जो घटना बरामद की हुई है, एक लोहे का सब्बल जिससे लॉक वगैरह तोड़े थे वो बरामद हो गया है। इसके अलावा इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम पवन है जो पहले था, उसकी अभी गिरफ्तारी शेष है। जब उसकी गिरफ्तारी होगी तो कवर किया जाएगा। ये देखिए इसमें का काम करते हैं, जैसे कि तो इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम राहुल है जो वहाँ पे दुकान का कर्मचारी है, जिसको वहाँ पर कितना कैश आता था उसके बारे में सारी उसने उचित तरीके से अपने साथियों को इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद बताया कि आज दुकान में रात में हल्का सा कोहरा इस समय पड़ रहा है, तो यदि पर्याप्त माल मिल जाएगा। इसी की निशानदेही पे बाकी इसके साथी आए और आने के बाद उन्होंने इस तरह की 40 में घटना का नाम जिसमें बरामद हुआ है। इसमें एक और व्यक्ति जो राहुल का सगा भाई है जिसका नाम पवन है, जो पहले इस दुकान पे काम करता था, वो भी शामिल है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। जूता व्यापारी के यहाँ हुई 11 लाख की चोरी का आगरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि इस खुलासे में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इसमें से एक अभियुक्त जो है वो थाना नाई की मंडी क्षेत्र में जूता फैक्ट्री में काम करता था। उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वहीं आज आगरा पुलिस ने उन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 6.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। आगरा से RNTV नेशनल के लिए फैजान अहमद। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।